नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय की श्रृंखला में दूसरे प्रत्यय पर चर्चा करें। यह है ल्यप प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय के स्वरूप की बात की थी कि प्रत्यय में प्रत्यय का एक रूप है कृदंत, जिसके अंतर्गत क्रिया के साथ प्रत्यय जो जुड़ता है वो कृदंत कहलाता है। तो कृदंत के अंतर्गत ही ये दूसरा प्रत्यय है ल्यप। और त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय अर्थात एक मुख्य क्रिया के समाप्त होने के पूर्व एक और क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह नहाकर पूजा करता है, तो नहाकर पूजा करता है मुख्य क्रिया है, उसके साथ नहाकर के साथ नहाने के साथ कर लगा हुआ है, तो इस प्रकार ये पूर्वकालिक प्रत्यय होगा। तो हमने देखा था त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में। इसके बाद इसी अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो ल्यप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय में एक छोटा अंतर ये है कि ल्यप प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो इसके ठीक सामने उपसर्ग लग जाता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आगम्य में हम देख रहे हैं कि गम धातु है, गम धातु के ठीक सामने आ उपसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद ल्यप प्रत्यय। तो गम धातु के साथ प्रत्यय लगता है, लेकिन उस धातु के ठीक सामने उपसर्ग भी लग जाता है, तो इस प्रकार बनता है आगम्य। गम के साथ जब त्वा लगेगा तो बनेगा गत्वा, परंतु जब हम ल्यप का प्रयोग करेंगे तो ये होगा आगम्य। आगम्य मतलब आकर। तो इस प्रकार अर्थ इसका भी वही होगा आकर। और त्वा आगत्य का भी आगम्य का भी वही अर्थ होगा जो कि त्वा के साथ प्रयोग होता है। तो आइए भिन्न भिन्न उपसर्गों के साथ इसका प्रयोग देखें और किन धातुओं के साथ किन उपसर्गों का प्रयोग होता है ये देखिए। तो ये ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि जो उपसर्ग भिन्न भिन्न धातुओं के साथ अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय प्रयोग में किए जाते हैं, और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस धातु के साथ किस धातु के साथ ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा उपसर्ग उसके सामने जुड़ेगा। तो शुरू करें। ये घ्रा धातु, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना, तो घ्रा के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना समाघ्राय। समाघ्राय अर्थात घ्रा के साथ सम उपसर्ग लग जाता है तो बनता है समाघ्राय। अंत में ध्यान ये रहे कि ल्यप प्रत्यय जब धातु में जुड़ता है तो ल और प ये दोनों हट जाता है। प्रत्यय से ल और प दोनों डिलीट हो जाता है और बचता है केवल य। तो सम के साथ घ्रा मिलकर बनेगा सम आघ्राय, समाघ्राय। तो यहाँ सम और आ दोनों उपसर्ग एक दूसरे से लगा हुआ है। अगला है प्रतिज्ञा। तो ज्ञा के साथ जब प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रति उपसर्ग लग जाएगा उसके, तो बनेगा प्रतिज्ञा है। त्रि का अर्थ होता है तैरना, त्रि के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बनेगा संतीर्य, अर्थात यहाँ भी सम लगेगा त्रि के साथ। भंज, भंज मतलब तोड़ना, ल्यप प्रत्यय लगकर बना प्रभंज, अर्थात प्र उपसर्ग लगा यहाँ पर। वध के साथ ल्यप मिलकर बना अनुद्य, अनु उपसर्ग लगा यहाँ पर। उसी प्रकार बुद्ध धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना प्रबुद्ध, यहाँ पे प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ बुद्ध के साथ। संपृच्छ, प्रच्छ के साथ
जब ल्यप प्रत्यय मिला तो बना संप्रेक्ष्य, सम धातु का सम उपसर्ग का प्रयोग। पा के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर निपीय, यहाँ पर नी उपसर्ग का प्रयोग होता है। लप के साथ ल्यप प्रत्यय मिला तो बना विलप्य, माने रोकर। शम के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निशम्य। उसी प्रकार लिख धातु के साथ जब ल्यप प्रत्यय मिला तो उपसर्ग लगा वी तो बना विलिख्य। लब के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना उपलभ्य, अर्थात यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ। पथ अर्थात गिरना, पथ के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निपत्य। उसी प्रकार आप के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना प्राप्य, अर्थात प्र उपसर्ग लग गया। लेकिन प्र की जगह हम यहाँ पर सम उपसर्ग लगा दें तो इसका अर्थ होता है समाप्य। प्राप्य और समाप्य दोनों अलग अलग शब्द हैं। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके और समाप्य का अर्थ होता है समाप्त करके। तो उपसर्ग के बदल जाने से इसका अर्थ भी बदल गया है। उसी प्रकार क्री धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना अनुकृत्य। क्री धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विक्रिय। ऊपर वाले क्री का अर्थ होता है करना और नीचे वाले क्री का अर्थ होता है बेचना, मतलब खरीदना। तो क्री खरीदने के साथ जब वी लगेगा तो उसका उल्टा अर्थ हो जाता है बेचना अर्थ हो जाता है, तो विक्री मतलब बेचकर। क्षिप धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निक्षिप्य, यहाँ पे नि उपसर्ग लगा। गण के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विगण्य, वि उपसर्ग लगा। स्त्री के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर आश्रित्य, आ उपसर्ग का प्रयोग। विष के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना प्रविश्य, अर्थात प्रवेश करके। हरि अर्थात हरण करना, इसके साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना समहृत्य। हस धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विहस्य। स्मृ के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विस्मृत्य, वी उपसर्ग लगा। निहृत्य हरि के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निहृत्य। स्पृश के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना उपस्पृश्य, उपसर्ग का प्रयोग। उसी प्रकार स्था धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना उत्थाय, उत उपसर्ग का प्रयोग। और सृज के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विसृज्य। ज्ञा के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विज्ञाय। ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग उपसर्ग में अलग अलग धातु के साथ अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ई के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना अधीत्य, अर्थात अर्थ हो गया पढ़कर। ईक्ष के साथ निर उपसर्ग मिलकर बना ईक्ष के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निरीक्ष, यहाँ निर उपसर्ग लगा है। ईक्ष के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना परीक्ष। तो परीक्ष और निरीक्ष दोनों अलग अलग हैं। परीक्षा मतलब परीक्षा लेकर, इसकी अंतरिक्ष मतलब उसको इंस्पेक्शन करके, उसको भली भांति चेक करके। दृश्य के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना संदृश्य। धा के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विधाय। नत के साथ ल्यप प्रत्यय प्रणत्य, प्रउपसर्ग का प्रयोग। नम के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना प्रणम्य, प्रउपसर्ग का प्रयोग प्रणम्य प्रणाम करके। नी के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना आनीय, अर्थ हो गया लाकर। गम के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना आगम्य, आगत्य। और आगम्य भी, आगत्य और आगम्य दोनों का एक ही अर्थ है। उसी प्रकार ग्रंथ के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना संग्रंथ्य। गृह के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना संगृह्य। ग्रह के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना अनुगृह्य। संगृह्य और अनुगृह्य दोनों अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं। चित्त के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना संचित्य। सिंच के साथ ल्यप प्रत्यय निषिच। रुद्ध के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर अवरुद्ध, अर्थात अवउपसर्ग का प्रयोग। मत के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना सम्मथ्य, समुसर्ग का प्रयोग। मन के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना अवमथ्य, अव उपसर्ग का प्रयोग। ब्रह्म के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विब्रह्म्य। भू के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना संभूय।
रूह के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना आरूह्य चढ़कर, दंश के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर संदस्य, त्यज के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना परित्यज्य परि उपसर्ग का प्रयोग, क्रि के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विकृत्य विउपसर्ग का प्रयोग, हा के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विहाय विउपसर्ग का प्रयोग, आहूय वे के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना आहूय, और चित्त के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना संचित्य, और छिद के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना छिद्य। इस प्रकार हमने देखा कि जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कर या करके का अर्थ प्राप्त होता है, लेकिन भिन्न भिन्न धातु के साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग का इसमें प्रयोग होता है। जिस प्रकार आप अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा होगा, तो जो प्रीफिक्स अर्थात जो उपसर्ग है वो हर एक शब्द के साथ निश्चित होता है। जैसे रेगुलर के साथ यदि इर लगाएंगे तब इर्रेगुलर होगा, वहाँ पे अन नहीं लगा सकते। उसी प्रकार भिन्न भिन्न धातु के साथ पर्टिकुलर उसके लिए जो निश्चित उपसर्ग है उसी का प्रयोग होता है, और एक धातु के साथ जब अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग होता है तो अर्थ भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो त्वा प्रत्यय के समान ही ल्यप प्रत्यय भी पूर्वकालिक प्रत्यय का प्रकार है, जो कि कर या करके का अर्थ प्रदान करता है। एक शब्द का प्रयोग करके देखें इसमें, जैसे आरूह्य, यहाँ हम देख रहे हैं आरूह्य, आरूह्य अर्थात चढ़कर। तो वृक्षम आरूह्य सह फलानि अत्रोटयत, वृक्षम आरूह्य सह फलानि अत्रोटयत अर्थात वृक्ष पर चढ़कर वह फलों को तोड़ा। उसी प्रकार विहाय है, विहाय मतलब त्याग करके। तो विहाय गृहम विहाय गौतमः वनम अगच्छत, घर त्याग कर गौतम वन चले गए। तो इस प्रकार जैसे त्वा प्रत्यय का कर या करके का प्रयोग होता था, उसी प्रकार ल्यप का प्रयोग होता है। एक उदाहरण देखते हैं जो कि दोनों में है, जैसे त्यज, त्यज के साथ जब त्वा प्रत्यय मिलेगा तो बनेगा त्यक्त्वा। तो गृहम त्यक्त्वा सह वनम अगच्छत, गृहम त्यक्त्वा सह वनम अगच्छत, यहाँ पे त्यज के साथ त्वा का प्रयोग है। लेकिन जब इसी में हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा परित्यज्य। तो ये होगा गृहम परित्यज्य सह वनम अगच्छत, गृहम त्यक्त्वा सह वनम अगच्छत, गृहम परित्यज्य सह गृहम वनम अगच्छत। तो ऊपर वाले उदाहरण में त्वा का प्रयोग और नीचे वाले उदाहरण में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। लेकिन जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो त्यज के साथ परि उपसर्ग भी लग गया और ल्यप के स्थान पे यह हो गया, तो बना परित्यज्य। तो अर्थ दोनों का एक ही है, चाहे हम त्यक्त्वा कहें या परित्यज्य कहें, बस प्रत्यय का अंतर है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये ल्यप प्रत्यय की अवधारणा पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रत्यय के प्रयोग के साथ। तब तक नमस्कार।